हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अभी इस वक्त जी हाँ पटना एमएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यालय में हूँ और यहाँ पे हमारे साथ है ढाका के वर्तमान प्रत्याशी राणा रंजीत साहब। और बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि जो बीते दिनों ओवैसी साहब आए थे ढाका विधानसभा में जो रैली हुई और उसमें राणा रंजीत साहब को लेकर प्रत्याशी घोषित किया गया ढाका विधानसभा से लेकर, क्या ये चीज़ राणा रंजीत साहब को पहले से पता था या राणा रंजीत साहब को भी सरप्राइज दिया गया? चलिए ये सिलसिले को लेकर हम बात करते हैं राणा रंजीत साहब से ही। जिस तरह से हमारे दर्शकों का सर एक सवाल था, कमेंट्स बार बार आ रहा था कि जिस तरह बीते दिनों ओवैसी साहब का जो प्रोग्राम होता ढाका विधानसभा में उसमें उस रैली के दौरान आपका नाम प्रत्याशी घोषित किया गया ढाका विधानसभा से, तो क्या पहले से आपको पता था या सरप्राइज था सर? आपको भी पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और आपने देखा होगा मैं शिवहर संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा में उतनी ही शिद्दत से काम कर रहा था। जी। ऐसा नहीं था कि मैं केवल ढाका में काम करता था, मधुबन से लेकर के शिवहर से लेकर के कई जगह का शिवहर का कार्यालय का भी उद्घाटन किया था। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वहाँ के लोगों में को पढ़ने का और उनके इमोशनल इसको समझने का जो प्रयास किया, उन्होंने अपने आप निर्णय किया, मुझसे पूछा भी नहीं है। अच्छा। लेकिन जब उनका आदेश हो गया है तो सराखों पे है। अख्तर साहब ने एक दो बार मुझसे पहले पूछा था कि भाई किस जगह से आप लड़ना चाहते हैं, जी। 2-3 सीटों पे डिस्कस हुआ था। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हो गया तो फिर हम लोग को उसका पालन करना है। मतलब कहीं ना कहीं आपको पता नहीं था, ये सरप्राइज था बहुत बड़ा। बिल्कुल सरप्राइज था। और पब्लिक मूवमेंट को देख करके और उत्साह को देख करके जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा तो उनके उत्साह ने उनको जवाब दे दिया कि नहीं, हम लोग चाह रहे हैं बदलाव, यहाँ चाहते हैं। 2 विकल्प था, एक मजबूत विकल्प के रूप में ढाका तलाश रही थी और पब्लिक के मिजाज को पढ़ते हुए ओवैसी साहब ने जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको अनाउंस किया। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। तो जैसा सर आपने ऐसा क्या अभी कुछ बीते दिनों में जो ढाका में ऐसा किया जो फैसल रहमान साहब को मुंबई भागना पड़ा? देखिए, से वायरल हो रहा है। मुंबई तो हम लोग का बहुत गढ़ है। मैं मुंबई के तमाम लोगों को खास करके मैं धन्यवाद हमेशा से देते आया हूँ। अभी तो गलत जगह चले गए। मुंबई तो मेरा गढ़ है, हम लोग तो वहाँ सबसे मजबूत हैं। अच्छा। और मुंबई वाले लोगों ने ही मुझे टिकट दिलवाया। लोकसभा की टिकट की जब बात आई थी, जब थोड़ा सा हो रहा था कि हम लोग किशनगंज के अलावा कहीं लड़े या ना लड़े, लेकिन एक एक कारखाना में जो मेरे भाई लोग थे वो सब लोग जो है एक जिद पे आगे कि नहीं, पार्टी को जो है यहाँ शिवहर लोकसभा को लड़ना ही लड़ना है। देखिए, एक सच्चाई आपको बताता हूँ, जो भी व्यक्ति खास करके दलित समाज से, मुस्लिम समाज से, जो भी अपने गांव को छोड़ करके कहीं पलायन करके बाहर कमाने चला गया है या तालाब छोड़ करके जिसने समुद्र देख लिया है, वो समझ गया कि कौन सी पार्टी सही मायने में गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई को लड़ रहा है। इसलिए आप देखेंगे जो भी व्यक्ति मुंबई चला जाए, सऊदी चला जाए, कहीं और बाहर में कमाने चला जाए, वो MIM का दीवाना हो जाता है। इतना सर सोशल मीडिया पे धाकर ये जो पोस्टर आप बना रहा है कुछ दिनों से, सर ये कहाँ से, मतलब कौन है, इसके पीछे का राज क्या है सर? देखिए, पूरी टीम काम करती है। मैं अकेला इतना जल्दी इतना आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ढाका का ही एक लड़के नसीम अख्तर साहब हैं, भारत एडवर्टाइजिंग जो सारा जो है मेरा काम देखते हैं, सोशल मीडिया का, पॉलिटिकल चुनाव से ही देख रहे हैं। उसके अलावा हमारी टीम के हमारे जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब हैं, सीतामढ़ी से हमारे जहांगीर भाई से लेकर के मुन्ना मंसूरी साहब से लेकर के पूरी टीम, मुजफ्फरपुर से मुकीम भाई, नरकटिया से डॉक्टर शमीमुल साहब, डॉक्टर परवेज साहब, राशिद साहब, मासूम साहब, ऐसे तमाम एक बहुत बड़ी टीम है। रितेश पासवान, ऐसे कई लोगों की टीम है। एक दिन में टीम को नहीं खड़ा किया जाता है। और मैं खुशनसीब हूँ कि 6 महीने पहले मुझे कैंडिडेट के रूप में अनाउंस कर दिया गया है। अब मैं बूथ कमेटी के दरवाजे पे, जो मेरा बूथ का जो पोलिंग एजेंट बनेगा, जो मेरा चुनाव का, उसके दरवाजे में 10-10 बार जा सकता हूँ। और मैंने निर्णय ही लिया है, अपने हर कार्यकर्ता के दरवाजे पे जाके चाय पीऊँगा, ताकि एक व्यक्तिगत संबंध भी बनता है। चुनावी संबंध जो होता है बहुत गहरा नहीं बन पाता है। आप घूमते घूमते चुनाव में जाते हैं, बात करते हैं, आप किसी मतलब से किसी के दरवाजे पे जाइएगा तो वो संबंध बहुत गहरा नहीं होता है। तो मैं आज अपने एक एक कार्यकर्ताओं को पहचानना चाहता हूँ और आज भी मुझे जो भी वोट मिला, जिसने भी मुझे वोट दिया, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। हो सकता है आने वाला भविष्य आप लोगों की दुआ से बड़े पदों पे मैं जाऊँ, लेकिन जो मेरे बुरे वक्त पे मेरे साथ खड़ा था, जो मैं कुछ नहीं था, तो उनका सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। और ऐसे तमाम लोग जो आज मुझसे जुड़ रहे हैं, जब मैं कुछ नहीं हूँ, जब मैं कल को हो भी जाऊंगा, तो उनका जगह जो है कोई नहीं ले पाएगा। तरह से अभी आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखा पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है आ रहा हूँ मुंबई। उसके देखिए, लोग फैसल रहमान साहब मुंबई अभी गए थे और उस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने नारा जो है पतंग छाप का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेरे नाम का लगाया। मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। किसी का भी सभा हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों ने सवाल किया, चंदनबाड़ा के कुछ हमारे भाइयों ने सवाल किया कि जब ढाका को मिनी पाकिस्तान बोला गया तो आप चुप क्यों थे। जब वहाँ के वर्तमान विधायक ने कह दिया कि भाई नमाज जो है सड़क पे कोई नहीं पढ़ेगा, या उसको लेकर के गलत टिप्पणी किया, अगले कुछ दिन के बाद रामनवमी में जो है सड़क पे वो लाठी भांजते हुए पाए गए, तो लोगों ने सवाल किया कि भाई आप हमारे नेता हैं,
आप हमारी चिंता करते हैं तो आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? तो ये ठीक है, ये लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन जो दूसरे की सभा में मेरा नाम लेना या पार्टी का नाम लेना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपने नौजवान भाइयों से आग्रह करता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे जो नौजवान भाई थे उन्होंने आग्रह किया कि भैया वो आ गया तब आपको भी आना पड़ेगा। तो उनका मन है, और बकरीद से पहले, चूंकि बकरीद में लोग छुट्टी पे चले आते हैं घर, मुहर्रम तक वो रहते हैं, तो मेरे मिजाज में ये था कि मैं तमाम ऐसे मेरे भाई जो बकरीद में आते हैं उनके साथ मैं गेट टुगेदर करने की मेरी प्लानिंग थी, और ढाका में करना था। लेकिन अब इसी बीच हमारे भाइयों का मन हो गया है कि भाई मुंबई हम लोग आएँ, तो हमारी पूरी टीम जो है मुंबई जाएगी, और अख्तर साहब के पास मैं बैठा आज उनसे डिस्कस करूंगा कि आग्रह करूंगा कि आप भी चलें। और मुंबई में बहुत मजबूत टीम हम लोग की है, वहाँ के पूर्व विधायक भी रहे हैं, हमारे 2-3 विधायक MIM के रहे हैं, तो मुंबई शहर तो हम लोग का बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं और बहुत अच्छे हैं। तो एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम मुंबई में भी होगा। जिस तरह से सर आपके ढाका विधानसभा के जो लोग मुंबई में रहते थे, क्या वो चुनाव के समय आएंगे मतलब आपके कैंपेन करने या हेल्प करने, जो भी मतलब? देखिए, जो इंसान कमाता है या घर में खर्चा भेजता है और जो जिसने देश दुनिया देखा, वो बहुत प्रभावशाली होता है। वो आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो अपने फ़ोन से, अपने सोशल मीडिया से या अपने इससे बहुत लोगों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसने देश दुनिया देखा है, कमाया खाया, अपने परिवार का खर्चा उठाने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसे लोग का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। मुंबई में भी रहे, लेकिन वो चाहे तो ऐसे 50 लोगों को प्रभावित कर सकता है। वो गल्फ में भी रहे तो, लेकिन अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकता है। और MIM की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जो बाहर निकल गया, जो गांव के तालाब से बाहर निकल के समुद्र जिसने देख लिया, वो MIM को पहचानने लगा, जानने लगा कि आने वाला भविष्य जो है इस पार्टी का है। चलिए, तो आज हम आज की बात करेंगे। जी, आज जैसा कि सर सीतामढ़ी जिला और प्लस पूर्वी चंपारण और भी कई जिले के लोग सब आए थे सर, आज क्या फाइनल घोषित हुआ है प्रत्याशी या क्या मतलब? बिल्कुल, देखिए, हमें कोई पैसा लेके तो टिकट देना नहीं है, तो हमारे जो भी कार्यकर्ता, हमारे जो सिपाही के रूप में हैं, जैसे हमारे डॉक्टर शमीमुल साहब नरकटिया से लगातार पिछले 6 महीना से ही नहीं, मैंने लंबे टाइम से कर रहे हैं। अब 6 महीना से, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले लोकसभा में भी इन्होंने मदद किया। ये जो है नरकटिया पूर्वी चंपारण के लिए बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। वहाँ के जो विधायक हैं, जो पहले कुछ बोलना नहीं चाहते थे, बोला नहीं करते थे, वो सोचते थे कि मुस्लिम तो हमारा गुलाम है, वो कहाँ जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं मुसलमानों की कदर करने लगे हैं। हमारे मुन्ना मंसूरी साहब जो बाजपट्टी में लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक कमेटी जो है पंचायत लेवल का कमेटी उन्होंने बना लिया है। तो बिल्कुल हम लोग बाजपट्टी से भी लड़ना चाहते हैं। परिहार से भी हमारे कैंडिडेट अलाउद्दीन अंसारी साहब आए थे, और बथनाहा से एक हमारे कैंडिडेट हैं दलित समाज से, लेकिन वो आज कुछ कार्यक्रम था इसलिए नहीं आ पाए। हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब लगातार संगठन को लेकर के मजबूत कर, अख्तर साहब हमारे पूर्वी चंपारण को मजबूत कर रहे हैं, और हम लोग लगभग 4 से 5 सीटों में हम लोग लड़ेंगे पूर्वी चंपारण में। एक जो अनाउंसी बरकटिया भी समझिए कि अनाउंसी है, उसके अलावा हम लोग सुगौली है, रक्सौल है, और भी कुछ सीटों पे हम लोग लड़ेंगे, और कुछ लोगों को समर्थन भी देंगे। कुछ हमें सीतामढ़ी में कंफर्म है कि किस सीट पे? देखिए, बाजपट्टी परिहार तो कंफर्म समझिए आप, उसके अलावा सुरसंड है, रूनी सैदपुर है, बथनाहा है, ऐसे कुछ सीटों हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सिकटा आप कंफर्म समझिए, और पश्चिमी 3 सीट, मतलब तिरहुत से चुनाव। इस तरह से सर आज एक हुजूम आया और MIM में शामिल हुआ है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, ओवैसी साहब को लेकर के आज की स्थिति ये है कि वो कट्टर RSS हो या हिंदू हो या किसी भी जाति से हो, एक लोगों ने इस चीज को मान लिया है, खास करके हिंदुओं ने, ये नेता है, सच बोलने वाला नेता है। आज के सिद्धांत विहीन राजनीति में अब सच बोलने वाला नेता बहुत कम है। दूसरा, जो हमारे मुस्लिम भाई थे, कोई मुखर होकर के सामने नहीं आता था, और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या इंडिया पाकिस्तान का वार हो, तो हमारे मुस्लिम भाइयों को संदेह की नज़र से देखते थे लोग, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कहते थे कि पाकिस्तान आज जीत गया है तो आज खुश होगा, या पाकिस्तान हार गया है तो आज दुखी होगा, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन ओवैसी साहब ने जितना मुखर होकर के पाकिस्तान के खिलाफ बोला कि मैं अपने पूर्वजों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जब धर्म के आधार पर देश को बांटा गया तो भारत को चुना, तो एक मुसलमान का जो है सीना चौड़ा हो गया, और पूरा जो है हिंदू मुसलमान एक होकर के जो आतंकवादी एक इमोशनल बॉम्ब उन्होंने हमारे देश में फोड़ा था कि हिंदू मुसलमान करके हम लोग आपस में लड़ा करके हमारे देश को बर्बाद कर देंगे, उसका रारा जवाब दोनों ही धर्म के नेताओं ने दिया। खास करके ओवैसी साहब को एक मुसलमान आज धन्यवाद कर रहा है कि आपने हमारे सीना को चौड़ा कर दिया। जो हमारे ऊपर संदेह का नज़र लोग देखता था हमारे ऊपर, उसको जो है संदेह को आपने ख़त्म करने का काम किया है। और जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया था कि आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद, वो बिल्कुल 100% हम लोग सक्सेसफुल रहे। तिरंगा जो साफा हमारे ओवैसी साहब ने पहना, वो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जो है चर्चा का विषय बना। तो ढाका का एक कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक रहा। बहुत जल्दी सीतामढ़ी में भी एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिला में, नरकटिया विधानसभा में भी एक कार्यक्रम होगा, और हमारे जहाँ जहाँ प्रत्याशी, मुजफ्फरपुर से हमारे जो मजबूत प्रत्याशी हैं, पश्चिमी चंपारण से, तो ओवैसी साहब का भी पूरा ध्यान है कि आने वाला जो कुछ समय बिहार चुनाव, क्योंकि बिहार का शोर बड़ी दूर तक जाता है, सियासी शोर, तो हम लोग लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगता रहेगा।
आखिरी सवाल सर, राणा रणजीत साहब के पास क्या ऐसा जादू है जो अभी बीते 1 साल के अंदर ही पूरे मतलब बिहार में छा गया, एकदम चर्चा का विषय बन गया? देखिए, ईमानदारी से जब आप काम करिएगा, हम लोग अख्तरुल ईमान साहब के चेला हैं, उनके शिष्य हैं, हम लोग उनको गुरुदेव मानते हैं, तो उनसे यही सीखा है। अख्तरुल ईमान साहब को करोड़ों रुपए का ऑफर मिला था, जी मंत्री पद जो है बड़ा से बड़ा मंत्रालय मिल रहा था। अगर उन्होंने वो चीज़ को ले लिया होता तो क्या होता, शायद 16-17 महीना मंत्री रहते, उसके बाद क्या होता। लेकिन उन्होंने उसको नहीं लिया, उन्होंने मंत्री पद को, करोड़ों रुपए को लात मारा और अपने जो नाम है अख्तरुल ईमान, जो नाम है, उस ईमान शब्द को जो है उन्होंने जस्टिफाई किया। तो हम लोग उनसे सीखते हैं और हम लोग की पहली पार्टी AIMIM है। मेरे पिताजी भी जिस पार्टी में गए, आजीवन उसी पार्टी में सुख दुख देखा। तो हमारे लिए पद प्रतिष्ठा जो है, ये सब सबसे बड़ा चीज़ प्रतिष्ठा को देखते हैं, सम्मान को देखते हैं, विश्वास को देखते हैं कि इतनी बड़ी आबादी अगर मुझसे विश्वास कर रही है। तो विधायक MP से मैं बड़ा हूँ, आज बड़े बड़े नेताओं का आप देख लीजिए ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप व्यूज़ देख लीजिए ना, बड़े बड़े नेताओं का जो जलसा उस दिन हुआ, उतना चले करता हूँ कि कोई उस तरह का इस गर्मी में कोई जलसा करके दिखा दे, या जो सोशल मीडिया पे हम लोग का व्यूज़ मिलता है, आप तो AIMIM को लेकर के बराबर न्यूज़ देते हैं। तो जो ताकत है हमारी, एक डिजिटल ताकत है, वो हम लोग उस ताकत का इस्तेमाल करके गरीब मजलूम की लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं। ढाका की बात अगर करते हैं तो अभी जो भारतमाला प्रोजेक्ट में जो है, उन्हीं के ज़मीन के लिए उनको पैसा देने के लिए 2% घूस देना पड़ रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, लंबी लिस्ट है, और जो लोगों के लिए लड़ करके अपने आप को साबित करेंगे और उनके दिल में जगह बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ढाका के प्रत्याशी राणा रणजीत साहब ने बेबाकी से अपनी बात रखा। विशेष आप लोग का जो सवाल था एक कि, तो आप राणा रणजीत साहब ने साफ शुरू में ही बोल दिया कि भैया ये हमें भी नहीं पता था, ये हमें सरप्राइज दिया गया। विशेष आप लोगों को कैसा लगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।